बात है 2008 की, जब पूरी दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों के साइंटिस्ट एक जगह इकट्ठे हुए। उस जगह का नाम है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा, और कारण था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य पर कोई एक बड़ी उपलब्धि को हासिल करना। इस प्रयोग के लिए साइंस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किए जाने वाला था, और इसे होस्ट कर रही थी सर्न, मतलब यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें पृथ्वी के नीचे 100 फीट की गहराई में लगभग 27 किलोमीटर लंबी एक टनल बनाई गई, और उस टनल के अंदर वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले थे जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय हुआ रहा होगा। इसके लिए एक मशीन बनाई गई जो कि 14 सालों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुई थी। इस मशीन का नाम है LHC, मतलब लार्ज हेड्रल कोलाइडर मशीन। यह वह मशीन है जो हमारे ब्रह्मांड का प्रोटोटाइप है, और इसमें हम प्रोटॉन की इतनी बड़ी टक्कर करने वाले थे जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय हुई थी। इस एक्सपेरिमेंट ने साइंटिस्ट को एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी, और उन्हें एक सब पार्टिकल प्राप्त हुआ। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसे हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। ये वही पार्टिकल है जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, और माना जाता है कि जब ब्रह्मांड बना था तो इसी प्रकार के किसी पार्टिकल से बना था जिसमें कि कोई भी मास वैल्यू नहीं थी। अब इस पार्टिकल को कुछ लोग हिग्स बोसान पार्टिकल भी कहते हैं। जो हिग्स नाम इसमें आया है वह एक साइंटिस्ट से आया है जिनका नाम है पीटर हिग्स, और ये वही व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले ऐसे किसी पार्टिकल के बारे में बात बताई थी। ब्रह्मांड क्या है, इस सवाल का जवाब इंसान हजारों सालों से ढूंढ रहा है। आज के इस वीडियो में हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी से जुड़े हुए सारे एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हम इसमें साइंटिफिक अप्रोच के साथ साथ रिलीजियस इनपुट को भी शामिल करेंगे। ब्रह्मांड क्या था और ब्रह्मांड कैसे बना, इस सवाल की जानकारी के लिए हमें 2000 साल पुरानी थ्योरीज पर नज़र डालनी होगी। आज से करीब 2500 साल पहले बड़े बड़े विद्वान जैसे कि प्लूटो, अरस्तु, हमारे यहाँ भारत में आर्यभट्ट और बरामीर जैसे विद्वान थे जिन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू ब्रह्मांड की अलग अलग थ्योरीज दी। अब हम यहाँ पर उनकी अलग अलग थ्योरीज के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, उन सबका कंक्लूजन लगभग एक जैसा था। इनके अकॉर्डिंग ब्रह्मांड स्टेबल और कांस्टेंट है, मतलब कि ब्रह्मांड स्टेबल है, ना तो ये अपने आकार को बड़ा कर रहा है और ना ही छोटा कर रहा है। और इसके साथ साथ ब्रह्मांड जो है वह एक कांस्टेंट है, मतलब कि यह अनादिकाल से है। यह किसी प्रक्रिया के थ्रू ना तो बना है और ना ही किसी प्रक्रिया के थ्रू यह कभी नष्ट होगा। इन थ्योरी के कुछ समय बाद ग्रीक और इजिप्ट के खगोलविद टॉलमी ने एक नई अवधारणा दी जिसे कहा जाता है जियोसेंट्रिक अवधारणा। इसमें पूरे यूनिवर्स का केंद्र बिंदु हमारी पृथ्वी थी, मतलब कि सन और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वह सब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे। आज सुनने में हमें यह उल्टा और अजीब लग रहा है, लेकिन उस समय की कंडीशन को अगर हम ध्यान में रखें तो उस समय स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ चलते थे, और लोगों ने इस बात को माना भी और लंबे समय तक प्रैक्टिस भी किया। आज से 700 साल पहले 1543 में कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी। इस हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना गया। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी और सारे उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर सवाल यह उठता है कि क्या इस हेलियोसेंट्रिक अवधारणा ने हमारे यूनिवर्स से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब दे दिए? नहीं, चूँकि इसमें हमें दो बड़ी कमियां दिखाई देती है। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का जो अध्ययन है वह सूर्य तक सीमित है, और इसमें सोलर सिस्टम को ही ब्रह्मांड मान लिया गया। और दूसरी प्रॉब्लम थी उस समय जियोपॉलिटिकल सिनारियो की। उस समय जब स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम चलता था, कोपरनिकस का मॉडल लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में स्थित उस रिलीजियस बिलीफ पर आघात कर रहा था। उस समय के लोग प्लूटो और अरस्तु के मॉडल को अपना रहे थे। क्यों? क्योंकि वह उनके बिलीफ सिस्टम से मैच करते थे। वह पृथ्वी को ही ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु मानते थे। वहीं कोपरनिकस की बात जो है वह साइंटिफिक अप्रोच के तहत सही तो थी, पर उसका विरोध लोगों के द्वारा किया जा रहा था, जिसका एक बड़ा खामियाजा कोपरनिकस और उनके सहयोगी ब्रूनो को भुगतना पड़ा। आगे चलकर जब केपलर ने अपने ग्रहों के गति के नियम दिए और इसके साथ साथ गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन की खोज करी, वहीं न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स और मोशन ऑफ लॉ दिए, तो यहाँ पर जिज्ञासाएं थोड़ी बढ़ गई और साइंटिफिक अप्रोच का मार्ग काफ़ी प्रशस्त हुआ। 1805 से 1925 के बीच में दो बड़ी खोजें हुई जिन्होंने मनुष्य की जिज्ञासा में तीव्र गति प्रदान करी। एक तो थी विलियम हर्शेल की खोज, जिन्होंने टेलीस्कोप के थ्रू यह बताया कि हमारा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी का हिस्सा है। और दूसरे थे हबल, जिन्होंने यह बताया कि जिस प्रकार से हमारी गैलेक्सी है वैसी अनंत गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में घूम रही है, और ये गैलेक्सी समय के साथ एक दूसरे से दूर जा रही है। अब हम यहाँ थोड़ा रुकेंगे और हम उन 3 साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ बिग बैंग, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। दूसरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी, और तीसरी है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। इन तीनों ही थ्योरीज में बिग बैंग थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करें, हम बिग बैंग थ्योरी की उस पूर्व घटनाओं के बारे में नज़र डालते हैं जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी को आकार दिया।
बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत हर्सेल और हबल के स्टेटमेंट से हुई, जिसमें यह कहा गया था कि जो आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सी है, वह अपने आप को दूर कर रही है। और इस स्टेटमेंट में दो वैज्ञानिक काम कर रहे थे, एक का नाम था जॉर्ज लेमेत्रियर और एक का नाम था जॉर्ज ग्रेमो। इन दोनों ने इस स्टेटमेंट के कंक्लूजन पर पहुंचा कि जिस प्रकार ब्रह्मांड एक दूसरे से दूर हो रहा है, मतलब यह विस्तार कर रहा है, उसी प्रकार ये कभी न कभी एक जगह पर जुड़ा रहा होगा। और इन्होंने अपनी रिसर्च की और इस रिसर्च में यह बताया आज से 10 से 15 बिलियन ईयर पहले यह पूरे ब्रह्मांड का मैटर किसी एक जगह पर इकट्ठा रहा होगा। उस समय इस ब्रह्मांड की डेंसिटी मैक्सिमम थी, वॉल्यूम मिनिमम था और ऊर्जा अनंत थी। उस समय ना तो स्पेस हुआ करता था और ना ही टाइम का कोई कॉन्सेप्ट था। आज की मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी प्रिंसिपल है वह उसकी गणना करने में सक्षम नहीं है। मतलब कि पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु आकार के अणु में इकट्ठा था। उस बिंदु आकार के अणु में अज्ञात कारणों से कोई बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से पूरा मैटर चारों तरफ फैलने लगा और उसी मैटर ने इस ऊर्जा के तहत इस ब्रह्मांड को बनाया है, जिससे कि सारे कॉस्मोस के ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। हमारी पृथ्वी भी उसी से ही बनी हुई है। ये पूरी प्रोसेस सेकंड्स के बहुत ही कम हिस्से में स्टेप बाय स्टेप हुई है, जिसके बारे में हम वीडियो के अगले हिस्से में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यूनिवर्स से जुड़ी हुई उन दो थ्योरीज पर भी नज़र डाल लेते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेड हॉयल और उनका मानना था कि यह यूनिवर्स किसी विस्फोट से नहीं बना है, बल्कि यूनिवर्स कांस्टेंट है। मतलब कि यह यूनिवर्स शुरू से ही बना हुआ था और आगे भी यह बना रहेगा। लेकिन उनका मानना था कि यह यूनिवर्स जो है वह अपने आकार को बड़ा कर रहा है, लेकिन उसके आकार को बड़े होने का समय दिन ब दिन घटते जा रहा है और एक समय के बाद जब यह ग्रेविटेशनल फोर्स हावी हो जाएगा तो यह ब्रह्मांड आकार को बड़ा करना बंद कर देगा और उस सिचुएशन के बाद यह रिवर्स प्रक्रिया में पहुंच जाएगा। मतलब कि ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा और फिर से एक बिंदु बना लेगा जिसमें विस्फोट होगा और फिर से नया ब्रह्मांड बनेगा। और इस प्रकार यह ब्रह्मांड की प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी और इसीलिए उन्होंने इस ब्रह्मांड को कांस्टेंट कहा था। फ्रेड हॉयल की इस थ्योरी को स्टेडी स्टेट थ्योरी कहा जाता है, जो कि बहुत कम लोगों के द्वारा मान्य की गई, क्योंकि रिसर्च में इसके सबूत हमें नहीं मिलते। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात जरूर सामने आती है। जब बिग बैंग थ्योरी के रिजल्ट सामने आए तो फ्रेड हॉयल ने इसका बहुत मजाक उड़ाया और इसे रोस्ट किया और उन्होंने रोस्टिंग के दौरान ही इसे बिग बैंग नाम दिया। लेकिन जब रिसर्च की गई और बिग बैंग थ्योरी के सबूत हमें मिलने लगे तो यह बिग बैंग थ्योरी लोगों के मन तक पहुंच गई। तीसरी जो थ्योरी है उसका नाम है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। इसे एलन संडेज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उनके अकॉर्डिंग आज से 120 करोड़ पहले यह पूरा ब्रह्मांड बना और अगले 290 करोड़ वर्ष तक यह ब्रह्मांड फैलते रहेगा और उसके बाद यह रिवर्स होकर छोटा होने लगेगा और एक अणु में इकट्ठा हो जाएगा, जिसमें विस्फोट होकर फिर से नया ब्रह्मांड बनेगा। दोनों ही थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी और पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, लोगों के द्वारा खारिज कर दी गई। अब बचती है सिर्फ बिग बैंग थ्योरी, जिसके बारे में डिटेल से अब हम बात करेंगे। यहाँ हमें एक बात को समझना होगा, बिग बैंग थ्योरी वह थ्योरी थी जो यूनिवर्स के ओरिजिन को समझाने में सक्षम थी। इसके अकॉर्डिंग आज ब्रह्मांड के करीब 14 बिलियन ईयर हो चुके हैं। मतलब कि ब्रह्मांड 14 बिलियन ईयर पहले बना, जिसके तारों ने अपने अपने सौरमंडल को बना लिया है। परमाणु कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में बदल चुके हैं और अब कई सारे ब्लैक होल भी हमारे अंतरिक्ष में हमें दिखाई देते हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक बलून लिया और उस बलून में किसी 2 पॉइंट्स पर अपने पॉइंट्स बना लिए। जब उस बलून में हवा भरी जाएगी तो वह पॉइंट्स एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। इसी प्रकार से यह ब्रह्मांड अपना विस्तार कर रहा है। अब हम समझते हैं बिग बैंग थ्योरी के तहत यूनिवर्स कैसे बना। वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी कि जिस प्रकार से एक विस्फोट हुआ जिससे सारा मैटर फैला और उसी ने ही आगे चलकर यूनिवर्स का रूप ले लिया। यह पूरी प्रोसेस सेकंड के एक बहुत छोटे हिस्से में हुई। मतलब कि 10⁻⁻43 सेकंड में एक हाई एनर्जी वाले पार्टिकल, जिन्हें कि हम फोटॉन कहते हैं, सामने आए, जिससे कि क्वार्क और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जैसे एलिमेंट्स बने। 10⁻34 सेकंड में क्वार्क और एंटी क्वार्क के टकराने से बहुत सारे क्वार्क और एंटी क्वार्क बने। इस समय यूनिवर्स ऑरेंज की तरह था। 10⁻10 सेकंड के अंदर ही क्वार्क और एंटी क्वार्क के टकराने से फोटॉन बने और फोटॉन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बने। इस पूरी प्रक्रिया के 1 सेकंड के अंदर ही इस पूरे ब्रह्मांड का टेम्परेचर 10 बिलियन डिग्री सेल्सियस हो गया था। तब ब्रह्मांड ने अपना आकार लेना शुरू किया। प्राइमरी एलिमेंट्स इसी दौरान बने, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम जैसे तत्व। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 3 मिनट हो चुके थे और पूरे ब्रह्मांड का टेम्परेचर 1 अरब डिग्री सेल्सियस हो चुका था। इस समय कॉस्मिक रेडिएशन सामने आई। यह कॉस्मिक रेडिएशन अभी भी मौजूद है और अंतरिक्ष में यह महसूस की जा सकती है।
इस पूरी प्रोसेस के 3 लाख साल के बाद ब्रह्मांड अपना आकार पूरा करने लगा था। एलिमेंट्स के परमाणु बनने लगे थे और वह परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाने लगे थे। और इस पूरी प्रोसेस के 1 अरब साल के बाद प्रोटो गैलेक्सी बनी। यह हमारी नॉर्मल गैलेक्सी का शुरुआती हिस्सा था। इन गैलेक्सी से तारे बने और इन तारों ने अपना सौरमंडल बनाया। आज जो सोलर सिस्टम हम देखते हैं वह करीब 4.5 अरब साल पहले बना है और इसी सोलर सिस्टम ने हमारी पृथ्वी बनी, जिसके ठंडे होने से यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हुई। ये तो बात थी साइंटिफिक अप्रोच की, लेकिन लगे हाथों हम रिलीजियस इनपुट को भी देख लेते हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थ्योरीज हमें देते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग धार्मिक समूह में अलग अलग मत प्रचलित हैं। जहाँ पर कुछ धार्मिक समूह साइंटिफिक अप्रोच को स्वीकार कर चुके हैं, वहीं पर कुछ धार्मिक समूह ऐसे भी हैं जो अभी भी साइंस के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि जहाँ हम साइंटिफिक अप्रोच में हाइपोथेसिस, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल और नॉलेज पर बिलीव करते हैं, वहीं दूसरी ओर धर्म में हम इनके साथ साथ दूसरे पहलू पर भी ध्यान देते हैं, जैसे कि रिचुअल्स हो गए और बिलीफ सिस्टम हो गया। इसके साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, जैसे हम भारत की अगर बात करें तो हमको यहाँ पर हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई, इन सभी मतों की अलग अलग धारणाएं देखने को मिलती है। वहीं चाइना में हमें कन्फ्यूशियस की विचारधारा और ताओ की विचारधारा के समर्थकवादी लोग भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा चाइना में बौद्ध धर्म की अलग थ्योरीज भी चलती है। वहीं जापान में संटोइज्म चलता है। और हम अगर बाकी हिस्सों में देखें, जैसे कि यूरोप, यहाँ पर ईसाई विचारधारा चलती है। और इसके अलावा बाकी दुनिया में और भी विचारधारा है, जिसमें यहूदी विचारधारा का भी एक अपना अलग स्थान है। यहाँ पर हम सबसे पहले हिंदू विचारधारा की बात करते हैं। देखो, हिंदू धर्म में ब्रह्मांड के अस्तित्व को लेकर बहुत सारी विचारधाराएं हैं, लेकिन इनका कंक्लूजन एक है। इसमें ब्रह्मांड को अनादि बताया गया है, मतलब कि ब्रह्मांड का ना तो कभी आरंभ हुआ है और ना ही कभी अंत होगा। लेकिन हाँ, ब्रह्मांड के रचयिता के तौर पर भगवान ब्रह्मा को जरूर स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म में भी अलग अलग ऑथेंटिक बुक्स जो हैं, जैसे कि ऋग्वेद, पुराण, स्मृतियाँ, इसमें अलग अलग थ्योरीज सामने आती है। इसमें मुझे सबसे बेहतर रेफरेंस शिव पुराण का लगता है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वह नाद और बिंदु से मानी गई है। यहाँ पर नाद का मतलब ध्वनि से है। अब यह कोई आम ध्वनि नहीं है जो किसी वस्तु के टकराने से होती है। यह एक विशेष प्रकार की ध्वनि है जो अंतरिक्ष में पाई जाती है। यह एक ऐसी ध्वनि है जो किसी टकराहट से पैदा नहीं होती है, यह हमेशा से थी। 2022 में नासा ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें जो ध्वनि सुनाई देती है वह यही ध्वनि थी। लोगों ने नासा के वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि अंतरिक्ष में ओम की आवाज गूंजती है। इसे हिंदू धर्म में ओम कहा गया है। और इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, वह बिंदु है। बिंदु का मतलब होता है लाइट, और यह लाइट जो है वह ब्रह्म प्रकाश को माना गया है इस पूरे शिव पुराण की थ्योरी के अंतर्गत। इसके अलावा हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर 2 शक्तियों की बात की गई है। एक है अपरा और एक परा। अपरा मतलब होता है ब्रह्म और परा मतलब होता है आत्मा, और इन दोनों के मिलने से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा अगर हम बाकी धर्मों की बात करें, जैसे कि इस्लाम और क्रिश्चियन और यहूदी और बाकी सारे धर्म, इसमें ब्रह्मांड को अनादि नहीं माना गया है। इनका मानना था कि किसी एक निश्चित समय से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और एक किसी निश्चित समय के बाद यह ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। जैसा कि बाइबल में इस पूरी घटना को, जिस दिन की ब्रह्मांड का अंत होगा, इसे एपोक्लिप्स कहा गया है। जब हम इस पूरे प्रोसेस पर बात कर रहे हैं तो एक बिंदु और है जिस पर कि हमें बात करनी चाहिए, और वो थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर आइंस्टीन की थ्योरी। यहाँ हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि आइंस्टीन एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक थे जो अपनी हाइपोथेसिस के बाद रिसर्च करते थे। मतलब कि यह किसी प्रोजेक्ट को पहले अपने दिमाग में सोचते थे, उसकी कल्पना करते थे और उसके बाद रिसर्च कर उसके रिजल्ट पर पहुंचते थे। और ऐसा कई बार हुआ है कि उन्होंने जो सोचा है वह वास्तव में पाया गया है। इसी तरीके से उनकी एक थ्योरी थी। उनका मानना था कि ब्रह्मांड जो है वह स्थिर है। जब उन्होंने अपनी रिसर्च पर काम करना चालू किया तो वह एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन बार बार वह इक्वेशन उनके जो हाइपोथेसिस है उसके विपरीत रिजल्ट दे रही थी। उन्होंने अपने हाइपोथेसिस और अपनी इक्वेशन को मैच करने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू ली, जिसे कि कॉस्मिक कांस्टेंट कहा जाता है, और इस वैल्यू को रखने के बाद वह यह बता पाए कि यह ब्रह्मांड जो है वह स्थिर है। लेकिन आगे चलकर जब रूस के साइंटिस्ट फ्रीडमैन ने थ्योरी दी तो यह सबूत पुख्ता हो गया कि यह जो ब्रह्मांड है वह स्थिर नहीं है, बल्कि यह अपने आकार को बड़ा कर रहा है।
और उस समय आइंस्टीन ने माना भी कि जो कॉस्मिक कांस्टेंट उन्होंने यूज़ किया था वह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हम इसके बारे में विस्तार से कभी चर्चा करेंगे जब हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात करेंगे। आज जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़ी हुई है वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर हमें वह पुख्ता सबूत नहीं देती है। आज जो ब्रह्मांड हम देखते हैं वह पूरे ब्रह्मांड का महज 4% हिस्सा है। आज भी 96% इस ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी फैली हुई है। इसे डार्क मैटर कहा जाता है। ब्लैक होल में भी इसी प्रकार की एनर्जी पाई जाती है जिसे कि ना तो हम देख सकते हैं और ना ही आज फिजिक्स के प्रिंसिपल उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना बाकी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं।